भी आपके डाउट्स क्वेश्चंस वगैरह वो आप पूछ सकते। ठीक है, डेली क्लास चलेगी 1 घंटा। ठीक है, ठीक। आवाज आ रही? आप लोग पीछे क्यों बैठे, थोड़ा सा और आगे आ जाओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस आज के डेट में क्या है, हर एग्ज़ाम में इसकी क्या प्रारूप बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के हर स्टेज में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इवन इंटरव्यू भी हो। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसका इम्पोर्टेंस जो इस समय में बढ़ा हुआ है तो वो क्यों है, उसके लिए फिर यूज़ हम कैसे करें, हम उसकी पढ़ाई कैसे करें, फिर उस चीज़ को हम अपने ट्रेडिशनल पार्ट से कैसे जोड़ लें। क्योंकि आज के डेट में जो यूपीएससी आपसे जो क्वेश्चन पूछती है, सबसे पहली चीज़ होती है कि इम्पोर्टेंस पर अगर हम इस पर चर्चा करें इसके, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है ये आज के डेट में आपके लिए ही नहीं, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़ गया है। वो कोई भी क्वेश्चन अगर पुट करते हैं ट्रेडिशनल, जैसे होता है ना कि जैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं या मेंस के इवन क्वेश्चन बनाते हैं, इसके पीछे वो क्या करते हैं कि वो सारी बुक्स एनसीईआरटी से लेके नहीं बैठते हैं, वो क्या करते हैं पर्टिकुलर न्यूज़ के साथ ट्रेडिशन पार्ट को ऐड करते हैं। ये उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि क्योंकि वो उतने पहले पुराने पढ़े हुए होते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है कि वो हमेशा बुक्स वगैरह खोल के नहीं बैठते हैं कि नहीं इस बार क्लास 6 के एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछना है, ऐसा नहीं होता है। नहीं इस बार 8 पहले 6 से पूछ लिया, अभी उस चर्चा में होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप सभी लोग डोकलाम के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा होगा है? तो डोकलाम सिर्फ एक न्यूज़ इशू था, ठीक। अब इससे क्या होगा कि एग्जामिनर इस पार्ट पे आएगा तो आपसे क्वेश्चन किस किस तरीके से किस किस चीज़ों में पूछा। आज इंट्रोडक्शन क्लास है करंट अफेयर से, क्लासेस नहीं है, क्लासेस मंडे से स्टार्ट होंगी। तो इसमें ये होगा कि डोकलाम का जो इशू है ये आप नॉर्मल वे में आप देखोगे डोकलाम एक मुद्दा था, उस पर क्या क्या आप सबको थोड़े बहुत 2-4 चीज़ें पता है उसके बारे में। डोकलाम में अगर देखोगे कि अब एग्जामिनर क्या करेगा इसमें, और आपको उसी पार्ट पे सोचना भी, अगर आप ऐसे सोच पाते हो, ऐसे कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस ट्रेंड को पकड़ पाते हो। जैसे पिछले साल का प्रीलिम्स का जो पेपर था, आप सभी लोग में बहुत लोग ने दिया भी होगा, कुछ लोगों ने सफलता भी प्राप्त की होगी, कुछ लोग को हो सकता है दिक्कत भी होगी। बहुत सारे न्यूज़ में अवेलेबल थे मार्केट में, उसके बाद भी लोग नहीं कर पाए, कम्पीट नहीं कर पाए उस चीज़ को। तो इसके वजह से ये था कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पुट करती है। जनरल देखो हर इंस्टीट्यूट में चीज़ें होती क्या है कि लोग करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर बाकी चीज़ों से एक मैगजीन बना देते हैं, चीज़ें बना देते हैं, आपको पब्लिश कर दी जाती है, तो आप उसी को फॉलो करते रहते हो। एक होता ना कि आप पहले ही अपना विजन इस तरीके से डेवलप कर लो कि जो पढ़ो तो डायमेंशन अपने आप बनने लगे, तो आप उस तरीके के न्यूज़ के फैक्ट कॉन्सेप्ट डिटेल खोजना स्टार्ट करोगे। मैंने एक सिंपल रखा है डोकलाम का, इस पे एक इशू था, इस पे एग्जामिनर कैसे सोचता है। एग्जामिनर सोचेगा पहले ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा कि ये किस रीजन में है, कौन कौन से कंट्री अगल बगल आते हैं, कौन सी नदियाँ बहती है, किस क्लाइमेट रीजन में आता है, कौन सा वेजिटेशन है यहाँ पे। आप सोचो कि इस पे ज्योग्राफी पे क्या क्या वो सोच के बैठा हुआ है कि पहला सोचेगा कि डोकलाम एक एरिया में इस जगह पड़ा हुआ है, इसके अगल बगल कौन से स्टेट हैं भारत के, कौन कौन सी कंट्री लग रही है अगल बगल, फिर किस लॉन्गिट्यूड किस लैटिट्यूड पे आ रहा है, ठीक। फिर इस एरिया में कौन से वेजिटेशन होते, वेजिटेशन समझ रहे, वनस्पति कौन कौन सी वेजिटेशन है, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे प्रमुख चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि अगर प्रमुख चीज़ें कौन कौन सी फसल हो रही है, कितने आबादी है, कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ये सब फैक्ट यहाँ से आती है। यहीं पे अगर कोई एक रीजन की एक चीज़ उठा के आपसे प्रीलिम्स में पूछ देगा तो आप कहोगे यार ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं, स्किप हो गया। तो सबसे पहले ज्योग्राफी पे इतनी चीज़ें पूछेगी। इन्वायरमेंट में ये चीज़ें अगर पूछेगा, इन्वायरमेंट में अगर ये पूछेगा तो सबसे आप जानते हो ये रीजन हिमालयन रीजन है,
ठीक। तो हिमालयन रीजन में आप जानते हो कि इन्वायरमेंट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक। इन्वायरमेंट का इश्यूज हिमालयन रीजन में बहुत होते हैं। तो उससे संदर्भित जो भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसे पशु पक्षी हो जो विलुप्त हो रहे हों उस रीजन में, भले 4 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हों, भले मतलब काफी समय पहले का न्यूज हो, लेकिन तो भी वो पुट करेगा क्वेश्चन। तो पशु पक्षी हों, कोई मतलब मॉन्यूमेंट्स हों, कोई ऐसी चीजें हों जो वो इन्वायरमेंट से लिंक करेगा, ठीक है, उस एरिया में लाके करंट से उस चीज को लिंक करेगा। पॉलिटी में अगर वो चीजें आएगी, पॉलिटी में आएगा तो पॉलिटी में नेशनल इश्यूज भी आते हैं। जैसे अब आप पढ़ते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी ताकतें, इस तरीके के गुट, ये सारी चीजें, ये सब चीजें से भी वो रिलेट करने की कोशिश करेगा। बेसिकली भले वो डोकलाम को लेके ना आए, वो डोकलाम को लेके ना पूछे, वो एक संगठन के बारे में आपसे पूछ ले, ये संगठन है, इसके संदर्भ में आप बताइए। लेकिन न्यूज से ही वो अपडेट करते हैं अपने आप को, उसी से ऐड करने कि आपके होता क्या ना कि यूपीएससी जब आपसे सिंपल सी चीज आप ये देखने सोचने की कोशिश करो कि जब यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन 19 फरवरी को निकालेगी, तो सबसे सिंपल चीज होती है ना कि यूपीएससी आपसे पूछना क्या चाहता है। एक सामान्य सी चीज है कि हर साल आप देखते होंगे कि टॉपर लड़के भी सेलेक्ट होते हैं, 3rd डिवीजन लड़के भी सेलेक्ट होते हैं, बहुत मतलब जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज था वो भी सेलेक्ट होते हुए दिख जाते हैं। आप लोग ऐसे न्यूज़ देखते हो क्योंकि वो सेलेक्ट इसलिए होते हैं ना कि सबसे पहले उनकी बेसिक जो चीज़ें होती है वो अपने बेसिक से छेड़छाड़ कभी नहीं करते। एक होता ना कि यूपीएससी कभी भी आपको मास्टर नहीं बनाना चाहती कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ के आ जाओ, 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, ग्रुप डिस्कशन करो, ये करो वो करो, ये सब चीज़ें यूपीएससी नहीं पूछती। वो जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा तो यूपीएससी आपसे कुछ चीज़ें खाली पूछती है। जीएस में वो 5-7 एरिया को लेके चलती है, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया आपका, इको हो गया आपका, जनरल साइंस एंड टेक हो गया, फिर आपका हिस्ट्री हो गई, शायद ये इतने है ना, और एक आपके क्वालिफाइंग के लिए सीसेट उन्होंने रखा है। ये तो नॉर्मल चीज़ है उनके लिए, इससे कोई हमारा मतलब यहाँ पे नहीं है। हमारा मतलब यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में वो आपसे बस ये जान कि आपको इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, मास्टर नहीं होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि किसी चीज़ पर आप कितना फील कर सकते हो किसी चीज़ पे। तो सबसे सिंपल वो आपसे यूपीएससी बस हमेशा यही चाहती है कि आप बेसिक चीज़ें इनके बारे में जानो। इसके साथ करंट अफेयर्स भी जुड़ा हुआ है, उन्होंने जुड़ा है। तो बेसिक चीज़ें जानो, उसके लिए एक थॉट डेवलप करो, कॉन्सेप्ट डेवलप करो, एग्जाम में बैठ जाओ। ज़्यादा मास्टरिंग नहीं करना होता है, आराम से चीज़ों को लेके चलते हुए आप ये सब चीज़ों से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और ये जो सारी चीज़ें आप यहाँ कवर करते हो प्रीलिम्स में, इसकी 80% चीज़ें चली जाती है मेंस के अंदर, ठीक है। मेंस में अलग से पढ़ाई नहीं होती है। आप जब फर्स्ट टाइम इन सबको पढ़ते हो ना, फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो समझ लो कि आपने मेंस के लिए 80% पढ़ाई कर लिया है, लेकिन बशर्ते ये है कि आपने इसकी पढ़ाई कैसे की है, ये डिपेंड करता है। यहाँ पे होता है क्या कि लोग कहते हैं कि पॉलिटी प्रीलिम्स में तो पढ़ लिया, मेंस के लिए फिर से वो नोट्स बनाने लगते हैं। ऐसा ये स्ट्रेटजी सबसे बेकार होती है, मानी जाती है कि आप टाइम कर रहे हो, क्योंकि अपने पे ही कॉन्फिडेंस आपको नहीं हो रहा है। तो सबसे सिंपल चीज़ है कि हम इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करें, उस पार्ट पे फोकस कैसे करें, और यूपीएससी के जो व्यू वो देता है, जो सोचने का तरीका देता है, और जो हमसे पूछना चाहता है, जो हमको दिखाना चाहता है, हम उस पार्ट पे कैसे चले जाएं। अगर आप 60% भी उससे मैच कर लिए तो आप इन हो, उस परीक्षा प्रणाली में आप इन हो जाओगे। सबसे बड़ी कि अधिकतर जो बच्चे होते हैं 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर कोई भी बेसिक चीज़ों पूछोगे, किसी भी व्यक्ति से सिलेक्टेड पूछो, कोचिंग से पूछो, किसी से, वो सबसे पहले इन सब चीज़ों के लिए आपसे क्या प्रेस्क्राइब करता है, एनसीईआरटी। और किस एनसीईआरटी की बात होती है, वो 6 से 12 तक की बात। आप सबसे सिंपल चीज़ ये सोचो कि आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, मास्टर्स कहीं से किया है और भी डिग्री हासिल कर रखी है, आपसे बोला जाता है क्लास 6 की 12th की एनसीईआरटी पढ़ो। क्लास 6 के बच्चे की तरह ही आपको इसको पढ़ना होता है, क्लास 6 से 12। ये नहीं मास्टर बन गए, इस पर बड़ा बेसिक चीज़ों पे एक एक चीज़ों को अच्छे से समझना होता है,
अब तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी भी आ गई है, पहली पुरानी वाली एनसीईआरटी तो अलग तरीके से थी। उसमें पहले देखोगे साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी पुट करते हुए एक बच्चा बना हुआ तो खुद ही क्वेश्चन पूछता रहता है। तो मेनली है कि इनकी जो तैयारी होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है इनकी तैयारी इस लेवल पे इस तरीके से की जाती है। अब हम आते हैं अपने इसी मुद्दे पे, जो इशू है ये डोकलाम का। तो पॉलिटी में आपने देखा, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट में, इको में अगर आप पाओगे ये कैसे इको से क्वेश्चन प्लॉट करेंगे। इको में ये जाते ही यहां पे आ जाता है वैदेशिक व्यापार और क्षेत्रीय व्यापार। जैसे ऐसा तो नहीं है वो रीजन बिना व्यापार के अछूता रहा हो, ये मुद्दा आते ही कहीं ना कहीं वहाँ की जो क्षेत्रीय व्यापारों में कहीं ना कहीं रुकावट सी आई होगी। और इससे वैदेशिक व्यापार जो चीन है, नेपाल है, भूटान है, इंडिया है, ये जो रीजन है इनमें कहीं ना कहीं एक खटास पड़ी होगी, कोई चीज़ें हुई हो, कोई चीज़ बाधित हुई होगी, ये इस चीज़ से प्रभावित होती है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों में जैसे साइंस और साइंस टेक एक छूटता है, हिस्ट्री छूटती है। तो अब हिस्ट्री में डोकलाम का इतिहास आपसे हो सकता है पूछ ले वो, ये रीजन पहले, जैसे हिस्ट्री में जाओगे तो ये रीजन ब्रिटिशर्स थे तो ये रीजन किसके पास था, कैसे इसकी शिफ्टिंग हुई, क्या हुआ, कौन अधिकार पे था, क्या नहीं। तो किसी मुद्दे पे आप कितना सोच सकते हो, ये करंट अफेयर्स अपने आप को एक की फैक्ट लेके आता है। जैसे होता नहीं कि किसी चीज, जैसे होता घर पे ये होता ना, किसी वस्तु का कितना यूज कर सको। एक बचपन में आपने कहानी सुन रखी होगी कि एक बुढ़ा व्यक्ति होता है, वो मरने वाला होता है, उसके 3 या 4 संतान होते हैं, वो सबको 1-1 रुपये देता है कि इस कमरे को आपको भरना है, किसी भी तरीके से इस कमरे को भरना। मतलब आपको एक फैक्ट मिला और आप कैसे इस चीज को भरोगे। तो उसमें कुछ लोगों ने उसमें भूसा भर दिया, किसी ने कुछ और भर दिया। एक सिंपल व्यक्ति ने क्या किया, एक दीपक रख लिया, मोमबत्ती या दीपक रखा, उसके प्रकाश से भर दिया। किसी चीज का यूज आप कैसे करते हो, ये आपकी क्वालिटी होती है। सबसे बड़ी चीज है कि आप सोचोगे कैसे किसी मुद्दे पे, आपके सोचने का तरीका, ये ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। जितने देर में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, थॉट डेवलप करते हो, उतने में ये सारे खाका आप डेवलप कर सकते हो। आप नहीं कर पाते हो तो इस क्लासरूम में चीजें इसी तरीके से बताई जाएंगी। इस क्लासरूम में सारी चीजें इसी पार्ट पे आई आपको बताया जाएगा कि प्रीलिम्स में कौन कौन से एरिया, पहले उस इशू के बारे में बताया जाएगा, उसके फैक्ट क्या हैं वो बताया जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं वो बताया जाएगा, ठीक। फिर इनका मेंस में और पीटी में कौन कौन से एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रे शेड दे दिया जाएगा कि हिस्ट्री में आप क्या करना, डोकलाम के लिए इस रीजन के हिस्ट्री में क्या करना, देखना ब्रिटिशर्स के समय इस एरिया का प्रशासन कैसे चला। ये आपको मतलब गाइड किया जाएगा कि आप अपने साथ साथ जब हिस्ट्री पढ़ रहे होगे क्लासरूम में, इवन अपने से जैसे भी पढ़ते होगे, तो वो इकोनॉमी में क्या देखोगे, जब इकोनॉमी पढ़ोगे थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लेना। तो ये सब चीजें आपको एक की फैक्ट के रूप में सारी चीज क्लासरूम के बाद आपको एक पेज में वो चीज प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आपको, मेरा मानना ये है कि आप पहले से इतनी तरीके से देखो। सबसे बड़ी चीज होती है ना कि बच्चे को उनके हाथ में ही सारी चीज पकड़ा दो, वो खुद उस पार्ट पे सोचने लगे, वो ज्यादा बेहतर होता है। हर चीज बना बना के देने से चीजें नहीं होती है। होता क्या कि इनमें से आप जितने लोग बैठे हो सकता है इनमें से बहुत लोग सेलेक्ट इस बार हो जाओ, कुछ लोग अगले साल, तो अगले साल के लिए फिर क्लासरूम, फिर चीजें। तो ये चीज भी एक वो होता है, हेडल होता है। आप पापा से पैसे मांगोगे, मम्मी से कहोगे, भाइयों से कहोगे, वो चीजें मेंटेन नहीं होती बार बार। तो सबसे पहली चीज होती है कि मेरा बस ये है कि उस मुद्दे के बारे में आपको फैक्ट, कॉन्सेप्ट, फैक्ट प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में इवन ओपिनियन बेस्ड क्या क्या पूछता है। करंट अफेयर्स के 3 पार्ट होते हैं अगर देखोगे। प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स फैक्ट पूछता है, मेंस में आपसे उसी का कॉन्सेप्ट पूछता है, इंटरव्यू में जाते हुए उसका ओपिनियन पूछता है। हमारे अधिकतर 99% बच्चे हम ओपिनियन बेस्ड तैयारी करते हैं करंट अफेयर्स की। मुद्दा है, हम कोई क्वेश्चन पुट करके अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं, हम उसका फैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हैं, हम ओपिनियन पे चले जाते हैं। हमारी तैयारी पहले स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स को लेके इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट पे होती है, तो यही गलत है हमारा। हम पहले उसकी हर चीज के बारे में जान लें, क्या है, कैसे है, उसके बाद हम उस चीज को लेके चलें आगे। वो हमारे लिए एक मील का पत्थर के तरीके से होगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि मुद्दे पे हम कैसे सोचेंगे, ठीक है। अब जैसे
अब इन्होंने एग्जामिनर ने क्या किया, इन सब मुद्दों पे आपसे कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन उठाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि डोकलाम से जुड़ा है कि क्या किया है, वो आपसे पता भी नहीं चलेगा। जैसे अभी एमएसपी में फसलों की चीज़ों को बढ़ाई गई, ये आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, कुछ फसल को ऐड किया गया इसमें, ठीक, ये करंट का मुद्दा है। अब एमएसपी ये चीज़ तो सिंपल इकोनॉमी का एक करंट की चीज़ आई, ठीक, इसका सोशल एस्पेक्ट भी है। इस पे आते ही एमएसपी से आते जो मोदी गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए अनाज वितरण के लिए जो प्रणाली बना रखी है, वो योजना हो सकता है पूछे आपसे, डायरेक्ट ना एमएसपी पूछे, वो योजना पूछे। आपको मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, मतलब हम इस पे तो बात करेंगे ही करेंगे, जितने भी करंट में सारे न्यूज़ आए हम सारे न्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अगले जो भी शेडेड एरिया है हम उस पर भी बात करेंगे कि जिससे आप अपने तरीके से करंट अफेयर्स की चीज़ें आपसे छूटे ना जाके एग्जामिनेशन हॉल में। तो यहाँ पे आ जाएगा एमएसपी में ही आते ही कोई मॉडल है जो गवर्नमेंट ने, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरीके की चीज़ों को चला रखा है वितरण के लिए के या एमएसपी को प्रमोट करने के लिए, कोई स्टेट ऐसा हिंदुस्तान में है, वो मैं आपको जब इसका आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा आपको, वो मॉडल के बारे में आपसे पूछ ले, ये इस स्टेट ने फला फला चीज़ों के लिए ऐसे ऐसे किया है, तो उसके संदर्भ में पूछ ले, ठीक है। फिर इसकी बात आते ही जो अभी अंतरिम बजट आने वाला है, ठीक है, इस बजट से पिछले बजट के साथ तुलना पूछ ले आपसे, उसके साथ 2018 और 19 का आपस में टैली कराए, इसका नहीं कराएगा तो इकोनॉमिक सर्वे का कराएगा। ये आप लोग को यही सब चीज़ आपको सोचना है कि ये सब कैसे टैली कराते हैं, ये किसी उसी फसल का जिसको जोड़ा गया है उसी का इकोनॉमिक सर्वे के साथ वो टैली करा ले, इसकी ग्रोथ इतने साल में इतने रही है, फिर कैसे रहा है, इस तरीके से एक टेल। अब प्रीलिम्स में चीज़ें करते कैसे हैं, प्रीलिम्स में जैसे सबसे पहला हेडल है आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या होता है कि आप जानते हो 5 लाख या 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उनमें से 10 से 12,000 लोग मेंस में आते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान होता है। ये प्रीलिम्स होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं होता है, इसको कहते हैं रिजेक्शन प्रोसीजर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने लोगों को, अधिकतम लोगों को बाहर निकालना है, वो क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ है तो कॉन्फिडेंस जो होता है, जो स्टार्ट अब इस मुद्दे पे ही आते हैं हम लोग, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जैसे होता है ना कभी कभी आप लोग एग्जाम किसी तरीके का, बहुत लोगों ने बहुत तरीके एग्जाम दिया होगा, स्टेट पीसीएस दिए होंगे, बहुत चीज कभी कभी देखते होगे कोई चीज़, जैसे आपने मूल अधिकार पढ़ लिया पॉलिटी से, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपने अच्छे से पढ़ा है, जो एनसीईआरटी हो, बेसिक बुक हो, कोचिंग का नोट्स हो, आपने अच्छे से पढ़ा है, उसके बावजूद आपसे क्वेश्चन गलती होती है। इसके पीछे जानते हो रीजन क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की आपकी खुद की कमी। परीक्षा हॉल में इस चीज, ये चीज कैसे कम हम करें, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। कि सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ पे क्लास में करंट अफेयर्स की क्लास आपको नहीं बताई जाएगी, आपको कैसे इन सब चीजों का यूज होता है प्रीलिम्स में, मेंस में, और कैसे यूपीएससी फंसाती है, वो भी एक टेक्निक आपको बताई जाएगी कि किस तरीके से आप इन सब चीजों से समझ सको कि यार हम जब ये पढ़े हुए हैं तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। सबसे पहली चीज होती है कि आपने एक मूवी देखी होगी, आप में से सारे लोग ने हो सकता है देखा होगा, 3 इडियट। उसमें एक 3 वर्ड का लेटर होता है, मतलब ऑल इज वेल। जब आपने मूल अधिकार पढ़ लिया है तो फिर ऑल इज वेल ही है, उसके बाद आपको कोई चीज कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो कोई चीज वेल नहीं है। फिर अगर आपने एनसीईआरटी से मूल अधिकार पढ़ा, सारे अनुच्छेदों को अच्छे से पढ़ा, उसके बारे में थोड़ी बहुत करंट की चीजें जान ली, कौन कौन सी समितियां बनी, कौन कौन से आयोग बने, उसके संदर्भ में क्या प्रोविजन है इसको संशोधन करने का, कितने संशोधन हुए, ये सारी चीज आपको जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें आपको बताया भी जाएगा कि इसमें ये संशोधन को देख लेना, इसमें ये समितियों को देख लेना। तो ये सब चीज जब आपके सामने आपने पढ़ लिया, एक मूल अधिकार क्वेश्चन है तो कंफ्यूज होते हो एग्जामिनेशन हॉल में। यूपीएससी क्या करती है कि जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये लेके चलती है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के बारे में आप थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि आप समझ रहे हो ना सारी चीजें। जो प्रीलिम्स होता है ना,
इसमें क्या करता है यूपीएससी की, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन वो लेके आता है, ये आप अच्छे से समझना, ये हर साल यही होता है। 40% इसके क्वेश्चन स्ट्रेट होते हैं, 40% इसके क्वेश्चन थोड़ा डायनेमिक होता है करंट की वजह से, 20% क्वेश्चन इसके साइकोलॉजी बेस होते हैं। ये 3 तरीका होता है। सबसे पहला होता है, सबसे सिलेक्शन कराने वाला सबसे इसमें होता है ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में आप वेल नोन होते हो, उसके बावजूद इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। पढ़ा हुआ चीज भी आप मिस करते हो, क्यों करते हो वो भी मैं बताऊंगा, आप कैसे कर जाते हो ये, और क्यों होता है और क्यों नहीं होना चाहिए, और उसके क्या तरीके होते हैं। सबसे ज्यादा सिलेक्शन देखो, इसमें अगर आपने 2-3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और वो सही हो गए तो ये आपके लिए वेल गुड है। इसमें अगर आप 10-15 क्वेश्चन पकड़ लिए, सही हो गया, तो ये आपको एक होता नहीं कि सब्जी बनाया उस पर धनिया की पत्ती छिड़क दिया, आइसक्रीम पे चेरी लगा लिया है? उस तरीके का काम करता है। लेकिन सबसे ज्यादा होता है ये, इसमें कैसे होता है, इसमें दिक्कत क्या है कि हम यहीं से बाहर होते हैं, यहीं से अंदर होते हैं। एक होता है ना कि देखो आदमी अपने से नहीं हारता, अपने से नहीं आता, अपने आप से नहीं हारता, अपना ही कोई धोखा दे दे वही हारता है। यही है वो एरिया, विभीषण है ये तुम्हारा। तुम पढ़े रहते हो लेकिन यही गद्दारी करता है तुम्हारे साथ। तुमको वहां पर जाकर तुम अपने दिमाग को प्रेशर करते हो, कोसते भी हो कि क्यों ये कर रहा है, यही वो एरिया। तो इसको कैसे हम मेंटेन करेंगे, इस पे भी ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज होती है कि इन सब चीजों के पे आने से पहले हम इस पे आते हैं, ठीक है। तो हम कैसे इसको हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखो सबसे पहली चीज है कि आप में से सब लोग जब पढ़ाई स्टार्ट करते होगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइड और टिप लेके आते हो, कोचिंग से जाके या कहीं से भी आप टिप लेके आते हो। टिप लेके जब आते हो तो उसमें ये होता है कि इन सब चीज़ों को हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, किसी कोचिंग से जुड़ के उसके बारे में जान लेना है, कोई एक प्रेस्क्राइब बुक पढ़ते हो। सबसे सिंपल चीज़ है, इन सब की जो तैयारी होती है वो 2.5 से 3 महीने में होती है, इससे ज़्यादा ये समय नहीं लेता। कैसे नहीं लेता, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे, 2.5 से 3 महीने और दिन भर में 5 से घंटे। अगर आप में से 5 घंटे 6 घंटे रेगुलर पढ़ने वाला है तो मैं तो जानता हूँ लड़का अंडर 100 में आने वाला है। उससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती यूपीएससी की। अगर आप उससे ज़्यादा पढ़ते हो ना तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। फ्री भी रखना होता दिमाग, क्रिएटिव वर्क भी करो। चीज़ें आप में से बहुत लोग की हॉबी बहुत तरीके से होगी, गाना सुनना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, दोस्तों से गप्पे मारना है, फिर कुकिंग भी करना है, तो आदमी कुछ न कुकिंग वुकिंग भी कर लेता, तो वो सभी चीज़ें किया करो। मूवी देखना है, ऐसे करना, तो ये सभी चीज़ किया करो। लेकिन सबसे पहली चीज़ है जब ये पार्ट आता है तो इस क्लासरूम का सबसे बड़ी चीज़ है ना, मतलब कह सकते हो कि मेरा मानना है कि आपको बड़े तरीके से हर चीज़ बताते हुए बिना प्रेशर क्रिएट किए आपको सब चीज़ से निकाल ले जाना और सब चीज़ को दिखा देना, ये मेरा पहला उद्देश्य है। मेरा ये नहीं है कि आप खाली मुद्दे दे देना कि 4 फैक्ट दे दूं, 4 कॉन्सेप्ट दे दूं, ये एरिया है आप इस पर देख लो। मेरा मानना है कि आप में से कितने भी लोग इसका फायदा होगा ना तो उससे मुझे को फायदा होगा। तो सबसे पहली चीज हम इस पे आते हैं जो बेसिक चीज है। तो बेसिक चीज की जब तैयारी हम करते हैं तो आप में से बहुत लोगों को पता है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होती है। नोट्स आपने अपने कमरे में, हो सकता है नोटिफिकेशन आने वाला, आपने झाड़ पोंछ के उसको निकाल भी लिया हो बाहर कि पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। आपने सब प्लानिंग चलती रहती है, हम लोग अपने समय में करते थे। वो प्लानिंग हो सके आज सफल ना हो, कल ना सफल हो, मतलब कहीं ना कहीं तो सफल होती है कोई किसी मुद्दे पर। तो तैयारी तो शुरू हो गई होगी कि ऐसे करेंगे वो करेंगे, सारी चीज़ें चलती है। तो साइकोलॉजी है, हर आदमी जानता है। तो सबसे बेसिक चीज़ होती है ना कि इस पे हम कैसे इस पे आए। तो सब जैसे आप जानते हो कि हिस्ट्री के लिए क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। बहुत लोग उसके तरफ जाते हैं, बहुत लोग किसी नोट्स की तरफ जाते हैं, बहुत लोग प्रेस्क्राइब कोई 1-2 बुक उठा लेते हैं उसके तरफ जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, हिस्ट्री में 3-4 एरिया है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, एक 2-4 साल से चला है आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे बड़ी चीज आर्ट एंड कल्चर क्यों चला है उसके पीछे रीजन है।
आर्ट एंड कल्चर क्यों चला है, क्योंकि आप लोग हो सकता है करेंट पढ़ते होगे, आपको नहीं पता होगा, हमारे यहाँ एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कल्चर मिनिस्ट्री की जो कामकाज देखोगे पिछले 7 से 8 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। होता क्या है कि आज के डेट में हमारी लड़ाई इकोनॉमी की तरफ नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, आप कभी फर्क सोचते हो कि हमारे देश में, मैं आपको थोड़ा दूसरे लाइन पे ले जा रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर के साथ, कि आर्ट एंड कल्चर में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आपको ये समझ में आता है कि चीज़ें आर्ट एंड कल्चर की भूमिका क्यों बढ़ गई। आजकल देश देखो, हमारा देश कोई भी काम करेगा तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ बढ़ेगा, हम आगे बढ़ें, विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी बने, और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अग्रणी राष्ट्र में भी आए। तो इसका सबसे बड़ा होता है इकॉनमी। इकॉनमी को जो बूस्ट देता है वो है कल्चर हमारा। हमारे देश में यूएस के कल्चर फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं। जीन्स पहन लेंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, पता भी नहीं चलता आप कैसे फॉलो करते हो। जाते होगे बाहर, जाओ तो कमला नगर जाओगे, सीपी जाओगे तो बर्गर उठा लोगे, तो ये सब फूड कल्चर कहाँ का। पास्ता खा लोगे, मैगी खा लोगे, ये आपकी क्या कहते हैं, मोमोज है, ये सब है। फिर ये सब चीज़ कहाँ का है, ये सब बाहर का है, फूड कल्चर बाहर का। सारी चीज़ आप प्रमोट, क्योंकि वो किए क्या है, वो आपके कल्चर से अटैच करती हैं। पहनने, ओढ़ने, बोलने, ये सारी चीज़ इकॉनमी से आपको पहले सोचने मजबूर किया जाता है, फिर आप उसके तरफ अपने आप मूव करते हो। जब मूव करते हो तो इकॉनमी अपने आप टेक ओवर होने लगती है। तो कल्चर मिनिस्ट्री को इसलिए ज़्यादा रोल दिया गया है। आप देखते हो कि मोदी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के कुछ मॉन्यूमेंट्स लेके जाते हैं, अपने देश की भी चीज़ को गिफ्ट करते हुए दिखते हैं, फिर कल्चर की चीज़ों को प्रमोट करते हुए दिखते हैं। ये सब के पीछे उद्देश्य हमारा है कि हम देखो बाहर जो विदेश में अप्रवासी भारतीय के लिए, जैसे अब हम क्या किए इस साल से सेंटर बदल दिए, किसी नए नए सिटी में लेके जा रहे हैं चीज़ों को दिखाते हुए। हम अपने चीज़ों को अब उस पार्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले अपने यहाँ की संस्कृति दिखाएं। अभी आप देखते होंगे कि अभी सर्वे आया हुआ था कि इंडियन क्लोथ के पीछे विदेशी काफ़ी अब ज़्यादा, हाँ मतलब उनका रुझान बढ़ रहा है। तो ये सब कल्चर का होता है। कल्चर का जो पार्ट होता है हम जो यूज़ करते हैं उसके पीछे हमारा टूल, वो टूल है हमारा कल्चर। हम टूल के रूप में इकॉनमी को बूस्ट कराना चाहते हैं। तो ठीक है, तो हिस्ट्री में 4 पार्ट हैं, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। ठीक, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। एंशियंट की भी कुछ चीज़ें आर्ट एंड कल्चर में ही ऐड होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अब हिस्ट्री के जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई एनसीईआरटी उठा ले, कोई बुक्स उठा ले, मानना यहाँ पे ये है कि यूपीएससी आपसे बहुत सीधे सादे लैंग्वेज में यही बोलती है कि आप बेसिक जान लो, हमारा इतिहास क्या रहा है, 2000 साल का इतिहास कैसे चला, कालखंड डिवाइड कर लो कि एंशिएंट के समय में कौन कौन से राजा रहे हैं, किस तरीके से रहे हैं, उनके प्रशासन क्या। बहुत मतलब एक होता ना कि रटने की कोशिश नहीं करना। मेरा मानना है कि अगर आप रटते हो, फैक्ट पढ़ते हो, सिर्फ समझ लो कि आप एक बड़े पहाड़ पे बैठे हो, उस कालखंड की चीज़ों को ज़मीन पे देख रहे हो कि उस समय समाज ऐसा था। देखो एक सिंपल हिस्ट्री में एक बात बताता हूँ, हो सकता है तुमको इसका फ़ायदा मिले। हिस्ट्री में एक फैक्ट आप खाली पढ़ते हो कि फला जगह खुदाई हुई, हमको मृदभांड मिला। मृदभांड समझते हो आप लोग? हाँ, अनाज रखने वाला मटका ना, वही होता है ना। तो मृदभांड मिला, तो मृदभांड सिर्फ एक फैक्ट है, ठीक है। अब ये एंशिएंट काल में उस समय मृदभांड मिला, ये मैं तुमको खाली बता रहा हूँ कैसे पढ़ना होता है, तरीका क्या है उसका। मृदभांड मिला तो एक फैक्ट है, लेकिन अब सोचो इस फैक्ट से आप क्या क्या सोच सकते हो। वैसे बैठे हो कि हाँ मृदभांड मिला, ऊपर से देख लिए, जैसे एक जासूस की तरह करना होता है कि अब जैसे किसी कमरे में, किसी दोस्त के कमरे में गए, ठीक, माचिस की तीलियां फेंकी हुई हैं, अगरबत्ती जलता नहीं है उसके कमरे पे, तो क्या करोगे? हाँ, उस पार पे जाओगे ना कि सिगरेट पियाने कोई आके पी के गया, जासूस है। तो यहाँ पे देखो मृदभांड मिला, तो मृदभांड मिला, तो मृदभांड होता क्या है? अनाज रखने वाली। तो अनाज रखा जाता तो मतलब क्या है, यहाँ पे खेती होती थी। पहुंच गया वहां पे, खेती तो टेक्नोलॉजी बेस होती नहीं रही होगी, पशुपालन भी होता रहा होगा। पशुपालन के लिए चारागाह भी होता होगा,
जब ये सब चीज़ें तो कहीं कहीं पानी तो कुएं से तो निकालेंगे नहीं, नदी के किनारे ही ये चीज़ होती होगी। वो जब ये सब रखे हैं, मृदभांड मतलब है अनाज को संग्रहित करके रखना। तो संग्रहित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे और वस्तुओं को खरीद सकें, बार्टर सिस्टम। उसमें रुपए के तो चलन में थे नहीं कि 500 का नोट खोल के निकाल कर दे दो कि भैया दे दो, तो नहीं, ये सब चीज़ तो होती नहीं होगी। तो बार्टर सिस्टम भी रहा होगा। जब बार्टर सिस्टम होगा तो एक कुनबा बना होगा, एक गांव बना होगा, एक छोटी सी गैदरिंग होगी, छोटा सा सोसाइटी। तब ये होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। उतने लोगों को, एक होता है ना कि 2 आदमी एक साथ बैठ जाए 2 मिनट में लड़ाई हो जाएगी, और 50 आदमी एक साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो नियम कानून बनाना पड़ेगा, चाहे धर्म के आधार पर कानून बना लें, चाहे नैतिक शिक्षाओं के आधार पर कानून बना लें, तो ये कानून भी होगा। तो एक मृदभांड से आप क्या क्या चीज़ ऐड कर रहे हो, तरीका ये होता है। मतलब आप बड़ा फील करके पढ़ो। ऐसा नहीं होता कि बस फला जगह मृदभांड मिला, एक फैक्ट लिख लिया, रट के बैठ गए। यूपीएससी ये नहीं चाहती है। और ये हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, ये थोड़ा सा जो पहले से चली आ रही चीज़ें, जो टीचर वगैरह पढ़ाते हैं इन सब चीज़ों पे, उनका फोकस इसी पार्ट होता है कि आप रट मारो। मेरा कहना है आप सोच लो उस पर बड़े सलीके से। क्या है 2000 साल का इतिहास। देखो हिस्ट्री जैसे मैं पढ़ता था, मैं बताता हूँ, हिस्ट्री पढ़ता था तो मैं सोचता था कि टाइम मशीन से चलते हैं एंशिएंट काल में, देख के आते हैं क्या होता है। तो उस समय क्या होता था कि इस तरीके से राजा रहते थे, ऐसे ऐसे समाज था, यहाँ खुदाई हुई तो यहाँ पे ये मिला, ईंट के बर्तन मिले, ईंट की दीवारें मिली, यहाँ पे मूर्तियाँ मिली। तो मूर्ति क्यों मिली? पूजा भी रहा करता था, तो इसमें इन देवताओं का पूजा होता था, फिर ऐसे होता था। तो जब पूजा होती तो सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो अंधविश्वासी सोसाइटी रही होगी, या किस पार्ट पे सोचती होगी। तो मतलब एक दिमाग में जानते हो बनता है। और ये सब चीज़ जानते हो, ये सब चीज़ अगर बेसिक से बनना स्टार्ट हो जाए ना, तुम्हारा मेंस अपने आप तैयार हो रहा है। फिर मेंस अपने आप से तैयार हो रहा है। अगर कोई भी चीज़ें तुमको बाद में, देखो मैं भी बताता हूँ कैसे मेंस की तैयार होती है, उस पर भी आएंगे। तो बेसिक है कि आप किसी चीज़ को फोर्स मत करो दिमाग में। हिस्ट्री को इस तरीके से एरा लेके चलो, धीरे धीरे पढ़ते हुए मॉडर्न एरा तक आओ, और इसको इसी तरीके से पढ़ो। कोई पत्रिका निकला तो पत्रिकाओं के पीछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, क्यों आया, कैसे आया, तो उसके पीछे लाने के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन ला रहा है। क्यों करना चाह रहा है? रोकना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? तो गतिविधि इस तरीके से है, क्या है। तो इससे एक दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि यार उस समय मीडिया को दबाने के लिए ये सब चीज़ किए जाते थे, क्या आज की डेट में ऐसा है? तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे, ये इंटरव्यू में चला जाता है कि उस समय आप हिस्ट्री का कोई ऑप्शनल का बच्चा होगा इसमें, तो आपसे हो सकता है पूछते हैं कि मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, क्या आप मानते हो कि आज मीडिया स्वतंत्र है? तो उस इतिहास से भी आप जोड़ सकते हो कैसे क्या होता था कि एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन को हम फॉलो कर रहे हैं। हम ब्रिटिशर्स को तो एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करते हैं। 1935 और क्या क्या चीज़ों का अधिनियम लेके पूरा कानून बना के बैठे हैं, 62 की चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं। तो क्या है, हमको अच्छा लग रहा है तब नहीं लेके बैठे। तो हमको वहाँ पे चीज़ों को प्रमोट भी करना होता है, चीज़ों को बताना होता है। तो इतिहास की चीज़ों को जब अच्छे सोचे रहोगे ना, तो अपने आप धाराएं आपकी मेंस के लिए भी निकलने लगती है। तो सबसे पहली चीज़ है, जैसे हिस्ट्री इस तरीके से कंप्लीट किए, पॉलिटी में भी आए, उसी को उस तरीके से कंप्लीट करो। ज़्यादा बेयर के चक्कर नहीं है। मैं इसका फार्मूला भी आपको बताऊंगा जब पॉलिटी उसमें आएंगे। तो फार्मूला कि आपको इतने अनुच्छेद याद होने चाहिए, उसके बाद आप ऐड कर दोगे तो चीज़ें अगला मतलब 150 याद होने चाहिए। उसके बाद की चीज़ मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, आप उठा कर लिखोगे वही चीज़ उसमें लिखी होगी। स्टेट की वजह से हाई कोर्ट का, स्टेट का, ये सब चीज़ उसमें लिखा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैंने अपने समय में बनाया था, वो चीज़ मैं आपको दे दूंगा। तो इसको इसी लहजे से पढ़ना होता है। बेसिक चीज़ पढ़ो, चीज़ों को समझो, मर्म समझो उसका। वो आपको कल एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाओगे, आप में से बहुत लोग बहुत नाम कमाओगे। तो आप नाम कमाते तभी हो जब आप किसी चीज़ की बेसिक पकड़ते हो, तरीके पकड़ते हो, क्यों लाया गया। आपको ज़बरदस्ती नहीं कहा गया कि आप पढ़ के बैठ जाओ। आप समझो कि ये चीज़ क्यों लिखी गई है। आपसे पूछा जाता है कि भारत का इतिहास जान लो, भारत की पॉलिटी जान लो, भारत के ज्योग्राफी जान लो। इतने क्लाइमेट हैं, तो इतने क्लाइमेट में चीज़ें, जैसे आज के डेट में मैं बताता हूँ ज्योग्राफी कैसे
ये वो पिलर हैं। इस पिलर के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, जैसे पिलर के लिए आप जानते हो, जैसे हम नॉर्मल में आप लोग बहुत लोग मकान बनाए तो बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, गिट्टी और वो ईंटें चाहिए, ये सारी चीज सरिया चाहिए, सब करके बनाते हो ना। तो इसमें एक पिलर है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए क्या क्या चाहिए वो आपको पता है। पहले उनको रखो, फिर उसको जब भी थोड़े थोड़े जब बढ़ने लगता है तो उसको साहुल और बाकी चीज से मिलान होता है कि सीधे चल रही है कि नहीं। वही काम आपको अपने तरीके में करना है। कि है क्या कि पॉलिटी जब आप पढ़ रहे हो तो आपका जो सोर्स है, जो नोट्स आप रखे हो, जो चीजें रखे हो, वो आप उस पार्ट पे रखे हो कि जो प्रेस्क्राइब है कि एनसीईआरटी पढ़नी है या बेयर एक्ट पढ़ना है या कोई इवन बुक्स पढ़नी है, तो कौन कौन सी चीज लेकर आप चलते हो। जब आप सोर्स रखे हो तो कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सबसे पहला चीज होता है कि आपका दोस्त डीडी बसु पढ़ रहा है, वो आपसे पूछ लिया कि अरे यार ये इसमें ये चीज पढ़े हो कि नहीं, अब तो तुम टेंशन में अपनी सारी बालू गिट्टी फेंक के उसके चक्कर में आ जाओगे कि नहीं वही दे दो यार मेरे को पढ़ना है। ये कंफ्यूजन है। आपको अपने ही सामान पे विश्वास रखना होता है सबसे पहली चीज। अब ऐसा तो अब जैसे परिवार में होता है कि अरे आपका बेटा तो ऐसा है, तो ऐसा तो नहीं लात मार के उसको बाहर निकाल के दूसरा बेटा लेके आया। तो सबसे पहली चीज अपनी चीजों में विश्वास रखना होता है। पहली चीज कि आप जो सोर्स रखे हो प्रेस्क्राइब है, तो कोई दुनिया में कितने लोग कितना चिल्लाएं, कोई कुछ भी पढ़ने दो, उसको जो करना है करने दो। तुम अपने उन सोर्सेस पे पहले विश्वास करो। पहली चीज, पहला कड़ी होता है। कंफ्यूजन मत रखो। क्वेश्चन बनेंगे, वो एक होता ना, जिस दिन आपने पिलर बना लिया, कंप्लीट कर लिया उस स्टडी को, उस सब्जेक्ट को आपने कंप्लीट किया अपने सोर्सेज से, अच्छे से सलीके से सोचते हुए, उसके नोट्स भी कैसे बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा, इन सब चीज का नोट्स कैसे बनता है। ठीक, तो आप जब सलीके से सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया तो फिर उसके बाद में जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जब एंड कर लोगे तो उस क्वेश्चन का जवाब आप अपने ही सोर्सेज से दे सकते हो। हर किताब में कोई ना कोई चीज नई लिख जाती है। आप जैसे फला पब्लिकेशन की बुक पढ़े, दूसरा पब्लिकेशन ने उसमें कुछ रिनोवेट करके लिया, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जो वो सब करते रहते हैं। आप उसके कॉपी मत करो, आप बेसिक को कॉपी करो। वो चीज आप कवर कर सकते हो दूसरे तरीके से। एक होता है कि जब ये सारी चीजें जब आप कवर कर लेते हो तो सारे प्रश्न के जवाब आप उसी तरीके से दे जाते हो। कोई भी चीज, जैसे एक बताया नहीं, आपके समय में इस समय मेंस का कोई भी जो क्वेश्चन है, मैंने अपने समय में थोड़ी बहुत जैसी चीजें एनसीईआरटी, मैंने हिस्ट्री या ज्योग्राफी, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल एनसीईआरटी मैंने पढ़ रखी थी। बेयर एक्ट एक बुक पढ़ा था, ज्यादा कुछ नहीं। आज के डेट में इवन कोई क्वेश्चन उठा के लेके आओ, मैं उसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहली चीज होती है, क्योंकि वो उस तरीके से पढ़ा गया है, क्योंकि मैं समझ, देखो सबसे बड़ी चीज, मैं भी आप ही लोग के तरीके से प्रिपरेशन किया, सारी चीज किया। मैं आपको जो बता रहा हूँ सच्चाई है वो, इनमें कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है वो चीज मैं आपको प्रकाश डाल रहा हूँ कि इन सब चीजों पे आप, होता नहीं सिर्फ आपको मैटर दे देना, ये क्लासरूम का वो नहीं है कि आपको सिर्फ मैटर दे के आपको हटा दो। आपको ये भी बताना है कि आप किन किन चीजों पर क्या क्या न करो। तो जब आप अपने सोर्सेस से विश्वास करोगे, चीजें को लेकर चलो, कंप्लीट करने को करो। कंप्लीट करने में एक होता है जैसे पढ़ाई करते रहते हो तो बहुत बच्चों का ये होता है ना कि एक पेज पलट के पढ़ लिया ना, 2-3 पेज पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया, तो आदमी आगे बढ़ने की जगह पीछे होता कि यार याद है कि नहीं, भूल गया। ये डर बना रहता है। ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है कि जब गाड़ी चल गई ना तो उसको स्टार्ट करके डेस्टिनेशन तक ले जाओ, खत्म करो पहले। सबसे पहला काम होता है। दूसरे बार में नोट्स बनना स्टार्ट होता है। जब आप ऐसे समझ, जैसे एक होता है ना कि आपको इसमें एक मैं बताता हूँ, इसी का एक तरीका बताता हूँ दूसरे तरीके से, कि जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की, पॉलिटी बेयर एक्ट पढ़ लिया, आपको ये सब है, और आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, कोचिंग नोट्स पढ़ ली, जब खत्म हो गई सारी चीजें, तब आप नोट्स बनाने की स्थिति में आते हो। पहले नोट्स नहीं बनता है, पहले रीडिंग में नोट्स नहीं, आप फील करो, नॉवेल की तरफ पढ़ो। भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है, जब भारत में कोई इंटर करता, जैसे आप यूएस में अगर जाओगे, किसी देश में जाओगे, तो वहाँ का प्रशासन कैसे चलता है आपको इससे अवेयर कराया जाता है। वीजा वूजा जब आप लेने जाओगे ना तो आपको बुकलेट दी जाती है, गाइड बुक दी जाती है, रोड मैप, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किन किन तरीके के टैक्स हमारे पूछे जाते हैं, लिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ आपको करना है नहीं करना है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन बुक दिया जाता है। आप इंडिया में हो, जब इंडिया को ऊपर से चले जाओ, सैटेलाइट से देखो इंडिया को, तो इंडिया में पहला है कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, किस तरीके से है, राज्यों की अलग सरकार है, केंद्र की अलग सरकार है, तो केंद्र में किस चीज़ की विधायिका है, व्यवस्थापिका है, फिर संसद किस
से मिल के बनता है, राष्ट्रपति हैं, ये लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें। जब आओगे तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, फिर इसका क्या रोल है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं। ये पॉलिटी में आप सीखते हो, बड़े सलीके से पढ़ो, उसमें लोड नहीं लेना है दिमाग में कि यार रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मर्म समझो उसकी। जब ये सब कंप्लीट कर लोगे अच्छे से, तब सेकंड टाइम में आप नोट्स बनाने की स्थिति में होते हो। जैसे मैं तुमको अभी एक चीज़ बताता हूँ, जब आप स्टार्टिंग में मुखर्जी नगर में आए थे, इसी से रिलेटेड है कि आप जब पूरा चीज़ जब डेस्टिनेशन पहुँच जाओ तब नोट्स बनाओ। जब मुखर्जी नगर आए होगे तो किसी ने नेहरू विहार कमरा लिया होगा, सब जगह लिया होगा, तो उसमें होता क्या है कि पहली बार में रोड याद नहीं होता था, भूलते हुए भटकते हुए गली वली में से आप पहुँचते थे। जब रोड याद होता ना आदमी का, जब एक बार चला गया, 2 बार चला गया, अच्छे से चला गया ना, तब आपको ये होगा कि यार हमें ये सामान खरीदना है, सब्जी, दूध, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब, तो दिमाग में एक रोड मैप तैयार होता है कि ये वहाँ मिलेगा। तो आप फोन पे बात करते करते इधर उधर बिना रोड पे बिना देखते देखते आप तय कर लेते हो, सारी चीज लेके कमरे में भी आ जाते हो। ये आप फील नहीं करते हो, मैं आपको फील करा रहा हूँ कि आप जब एक बार गो थ्रू हो जाते हो तो नोट्स बनाने के तरीके में तब आते हो, स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। नोट्स बनता है सेकंड टाइम में, तब उसमें से चीज़ आप आराम से निकाल सकते हो कि इसमें ये प्रीलिम्स का है, ये मेंस का है, इस पर हम ऐसे सोच सकते हैं, बड़े तरीके से। तब देखने आपकी जो तैयारी होगी ना, इतनी मजबूत होगी कि आपको कोई एग्जामिनेशन हॉल में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ से, अपने आप से, वो सब चीज़ फुलफिल करोगे। उसका तरीका यही है कि फर्स्ट टाइम पहले बुक अच्छे से कंप्लीट करो पढ़ते हुए, सेकंड टाइम में नोट्स बनता है। जब होगा तो बीच बीच में एक नोट्स बनाने के तरीके में भी बताऊंगा तुम्हें, किस तरीके से नोट्स बनते हैं इस सब चीज़ों के। प्रीलिम्स के लिए किस तरीके का नोट्स बनता है, मेंस के लिए सिनॉप्सिस कैसे तैयार होता है, पॉइंट फॉर्म कैसे तैयार होता है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। इवन हो सकता है क्लासरूम में जो भी मैटर आएगा, जिस भी मुद्दे पे हम बात करेंगे, डोकलाम में आया मुद्दा भी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें पॉइंट फॉर्म में भी आपको बता दूंगा कि देखो इसमें ये आपके आर्टिकल प्रभावित हो रहे हैं, इस आर्टिकल को आप देख लेना, इसको देख लेना, इसमें ये मुद्दे को देखना, तो वो सभी चीज़ें आपको उस समय आ जाएंगी। तो ये तो सारे हैं, जब आप सबको कंप्लीट करके सब कर लोगे तब आप किला बना लोगे। तो पढ़ाई का जो तरीका है यही रखना होता है। अब जैसे जब ये सब चीज़ें जब आप कंप्लीट कर लोगे, तब हम सीधे करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। होता क्या है कि अभी इन्हीं सब चीज़ों से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हुए दिखता है। करंट अफेयर्स में कोई भी मुद्दा अगर चर्चा में रह रहा है तो उसको उसके ट्रेडिशन पार्ट से ऐड करता है। प्रीलिम्स में आप देखते हो कि करंट का एक लाइन रहेगा तो 2 ट्रेडिशन पार्ट का उठा के पूछ लेता है, आप कंफ्यूज होते हुए दिखते हो सकता है गलत भी हो जाता है। तो बेसिक चीज़ है पहले इस पे फोकस करना, और वो चीज़ तो आपको साथ चलेगी, और उससे इस चीज़ को मैं टैली कराते हुए चलूंगा आपके साथ। प्रीलिम्स आस्पेक्ट पे, मेंस आस्पेक्ट पे, इंटरव्यू आस्पेक्ट पे, फला मुद्दे पे कितनी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। उस चीज़ को आप कैसे करो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप जब यहाँ से निकलो 40-50 दिन के बाद, तो कम से कम आपको ये रहे कि तुमको कन्फ्यूज़न ना रहे किसी पार्ट पे। तुम अपने आप को ऐसा समझो कि कल के डेट में तुमको खुद भी बैठ के पढ़ना हुआ तो भी तुम अच्छे से अपने कवर कर रहे हो चीज़ों को। तरीका ये है, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ है कि अब हम जब इन सब चीज़ों पे आ जाते हैं तब हम अब इधर आते हैं। जो 40 क्वेश्चन बेसिक होता है हमारा 40%, तो 40% बेसिक क्या होता है, इन्हीं के छोटे छोटे तरीकों को क्वेश्चन को प्लॉट करके यहाँ पे कंफ्यूजन, करंट अफेयर की एक लाइन डाल दिया, किसी और स्टेटमेंट की एक लाइन डाल दिया, किसी स्टेटमेंट को उल्टा बना के डाल दिया गया, वही रहता है। जब बहुत अच्छे से देखे होगे ना, ये सब चीज़ों को तय किया होगा, रास्ता अच्छे से तय किया होगा, तब आपको ये नहीं कोई जिद करेगा कि अरे यार दूध यहाँ इस दुकान पे नहीं उस दुकान पे मिलता है, फिर ना दूध इसी दुकान पे मिलता है। जब तुम रास्ता अच्छे से तय किए रहते हो ना, तो तुम उसके बीच की चीज़ों को पकड़ पाते हो, तो कंफ्यूजन और गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, मिनिमाइज होती है ये चीज़। इसमें सबसे बड़ा होता है गलती कहाँ होती है, हम इसको अच्छे से नहीं जान रहे होते हैं तो गलती होती है। कभी भी किसी के पास चले जाओगे क्योंकि हमारे इतने क्वेश्चन गलत हो गए, उसका कोई तरीका ही नहीं आपको बताते। वो हो सकता है अरे यार ये कोचिंग कर लो, वो टेस्ट सीरीज कर लो, ये कर लो, आपको तरीके से गाइड मिल जाएगा, आप कंफ्यूज होते रहोगे जीवन भर। सलीका है, इसको अच्छे से करो, ये करने से ये चीज़ आपकी फुलफिल तुरंत होती है।
ऐसे करने से आपकी जो गलती होने की संभावना है 30% 40% थी, आपके यहाँ गलती होने की संभावना 10 से 15% रहेगी। 40 क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप अगर इस चीज को आप करते हो तो इसमें से आप 32 से 35 क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। इस चीज को ये है करंट अफेयर्स का एरिया। ये करंट अफेयर्स का एरिया ये मैं आपको खुद देने वाला हूं और ये इसी तरीके से आपको मिलेगी। मैं कहता हूं ये 10 से 15% है, मैं अभी नहीं बोलूंगा, ये वो आप खुद ही बोलोगे आने वाले 20-25 दिन 30 दिन की क्लास के बाद कि ये तुम्हारा अपने आप ही इसमें से तुम 20 से 25 क्वेश्चन तुम कर पाओगे। इन दोनों की वजह से ही आप इन होगे। और ये चीज जो है ये सीधे मेंस की तरफ जाके इसका रोल 60% का होता है पूरे मेंस में। ये 60% रोल होता है पूरे मेंस में। मेंस का 1000 नंबर का जो जीएस का पेपर होता है 60% नंबर करंट के तरीके से ही उठाए जाते हैं। फिर करंट को मेंस में हम यूज कैसे करते हैं ये भी तरीका बताऊंगा। ऑप्शनल पेपर में कैसे यूज करते हैं हम वो भी तरीका बताएंगे आप। किसी भी चीज को कैसे यूज, ये सीधे चीज उधर जाती है। ठीक, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बेतुके क्वेश्चन होते हैं, मतलब जबरदस्ती। ये होता है ना कि एक कहा जाता है ना कि कुछ चीजें दिखावटी होती है कि नहीं ये रख दो, इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और यूपीएससी में कभी भी 100 क्वेश्चन की तैयारी नहीं होती है। अगर आप 100 के पीछे भागते यार ये क्वेश्चन था उसके लिए ये किताब पढ़ने, बहुत बच्चे इन्हीं सब चक्करों में पढ़े थे। वो बेचारे इन सब चक्करों में नहीं पढ़ते हैं कि बेसिक तैयार कर लें, सब चीजों को कर लें, वो उन क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। 90% स्टूडेंट इस चक्कर में भागते हैं और यार उसमें ये क्वेश्चन पूछा था उसके लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे। सीनियर्स पूछते हैं, जूनियर्स पूछते हैं, कोई क्वेश्चन यार उसके लिए क्या पढ़ें, वो कैसे पूछ दिया। वो बना के रखा है 20% की आप इनमें कंफ्यूज रहो जीवन भर। स्मार्टनेस ये होती है कि हमें तैयारी इसकी करनी होती है, तो हमें 80% जाना है न कि 100%। तो वो चीज़ तो दिमाग हटा लो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे, हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 3 आप में से किसी के लिए टफ महसूस हो रहा है उस लेवल पे, क्वेश्चन नंबर 8 किसी के लिए महसूस हो रहा है, लेकिन 20% क्वेश्चन आप में से सबको ऐसा लगेगा जो डिफिकल्ट है, उस पर हमें चर्चा ही नहीं करनी है। कभी नहीं चर्चा करना, उसको लेकर सोचना भी मत कभी कि उसके लिए क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये पूछा क्यों गया, इसका आंसर क्या होगा, इसका व्याख्या, इसके सोर्सेस कहाँ से मिलेंगे, इस पे सोचना ही नहीं कभी। ये होता है मेंस में, यही चीज उल्टी होती है। मेंस में जाओगे इस तरीके के हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन होते हैं, उसको अगर सॉल्व करते हो तो मार्क्स वहां से बढ़ जाते हैं। उसका जब उस समय जब क्लासरूम में जब आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। प्रीलिम्स में ये हैडल है आपको रिजेक्ट करने के लिए, मेंस में वो अपॉर्चुनिटी देता है आपको नंबर बढ़ाने के लिए। इंटरव्यू में उसमें ओपिनियन रखेगा पूछने के लिए, आपको वहां पे नंबर स्कोर करने के लिए। ये 3 तरीके बताए गए हैं इसमें यूपीएससी का कि किस किस तरीके से चीज़ों को हम लेके चलें, कैसे हमारी तैयारी हो, हम बेसिक कैसे करें। जब आप बेसिक पे चले आओगे तो मैं अब जैसे यहाँ पे मैंने बेसिक की बात की, मैंने वहाँ पे उसी करंट के मुद्दे से उस बेसिक को टच करा के दिखाया। आप जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ाई अपनी तैयारी, जब स्टार्ट करोगे बेसिक पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब पढ़ते रहोगे, जब ये सब मुद्दे मैं आपसे सामने रखूंगा ना तो आप चौंक जाओगे इन सब चीज़ों। यार इस करंट के मुद्दे को लेके हम ऐसे भी सोच सकते थे। और यही सब क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आने वाले समय में दिखेगा। ये करंट अफेयर्स का क्लास 1 अप्रैल 2018 के करंट से लेके 15 अप्रैल 2019 तक के करंट रहेंगे। इसमें असंभवतः हर न्यूज रहेगा, इसमें कोई न्यूज छोड़ूंगा नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, जितने भी न्यूज होंगे वो भी आपसे डिस्कस होगा। स्टेट न्यूज भी रहेगा, वो भी आपसे डिस्कस होगा और इसी पार्ट पे डिस्कस होगा। मेरा ये रहेगा कि आपको उंगली पकड़ के वहां तक पहुंचाना। अब ये करना है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा सीखना चाहोगे तो मैं आप लोगों की मदद भी करूंगा वहां पर, किस चीज पे। कभी कभी क्लासरूम में आपको मेंस की चीज में मैं लिखवा भी सकता हूँ, सिर्फ स्किल देखने के लिए आपको, उसमें भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कोई एक मुद्दा आएगा, मैं 3 दिन पहले क्लासरूम में हो गया तो मैं कह दूंगा 10 मिनट में ये चीज आप लिख के दिखा दो।
सिंपल चीज, नॉर्मल चीज, डरना नहीं है, अलर्ट रहना है हमेशा। सबसे बड़ी चीज ना कि अलर्ट इस तरीके से रहना है कि आपको, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आपको बस वो डर निकालना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है ना, अचानक क्वेश्चन आ गया, डर गए, वो प्रेशर को हटाना चाह रहा हूँ कि इस वजह से आप लोग थोड़ा सा यूज टू होने लगोगे प्रेशर में, कैसे चीज़ें हैंडल होता है चीज़ें। और सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपके मन में कोई भी दुविधा, कोई भी प्रश्न बनता है, बेझिझक आप अपने सीट पे खड़े हो जाओ, पूछ लो। सबसे पहली चीज, क्लासरूम में पूछोगे तो दुविधाओं का, आपकी दुविधाओं का फायदा सबको होगा। ठीक, प्रश्न किसी संबंध में पूछना है आपको, तो आप लिख के मेरे पास भेज सकते हो, उसका सबको लाभ होगा। कहीं भी दुविधा होगी, आप बेझिझक आप पूछो, चीजों को जानने की कोशिश करो। क्योंकि आज मैं आपके पास यहाँ पे हूँ, 40 दिनों तक हूँ, 45 दिनों तक हूँ, हो सकता है उसके बाद ना रहूँ। ठीक, तो सबसे पहली चीज होती है कि आप जो मुझसे जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, वो सब चीज आप ले सकते हो। उसकी तैयारी और इसके तरीके कैसे होते हैं, और ये एक चीज बताऊं मैं आपको कि सबसे पहली चीज होती है कि मैं आपको उसी तरीके से लेके चलूंगा जैसे आपको ABCD नहीं पता हो। मेरा ये मानना है कि आपको, मैं ये जानता हूँ कि आप लोग फ्रेशर्स हो, और इन सब चीज़ों को उसी लेवल पे मैं लेके चलूँगा। उसके बाद भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न, तो कन्फ्यूज़न बनने के तरीके मैं बताता हूँ कैसे होता है। बहुत लोग, हो सकता है इनमें से, आप में से बहुत लोगों ने इसको पढ़ रखा हो, सारी चीज़ें, हो सकता है उस तरीके से नहीं पढ़ा हो, कोई चीज़ वहाँ से उठ के आ रही है, कंट्राडिक्ट हो रही है उनके साथ। ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी उस पार्ट पे, हो सकता है आपने फोकस नहीं किया, उस चीज़ को नहीं समझा, तो उससे ही हो सकता है काउंटर, नहीं तो काउंटर होने का सवाल ही पैदा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को इसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ को इसी तरीके से लेके चलेंगे। हमारा स्ट्रेटजी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर का है। टारगेट हमारा प्रीलिम्स पे ही है, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग को तीनों सेक्टर पर अगर लेके चलेंगे ना, तो आप थोड़ा सा उत्साही रहोगे इस पार्ट पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सब कुछ जब मिलने लगता है ना जानकारी। और हाँ, एक चीज़ और, क्लासरूम की जो चीज़ें होंगी, मैटर जो होगा आपको, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद वो एरिया मिलेगा आपको, आप मेरे बताने के पीछे आप उसको नोट कर सकते हो। उसका मैं आपको मैटर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतने समय नहीं होते हैं कि मैं सबके मैटर बना के दूं आपको। क्योंकि अगर मैं आपको इस तरीके से दे रहा हूं, मैं आपको मैगजीन दे सकता हूं, कोई जो करंट की मैगजीन होगा वो दे दूंगा, कुछ साइट बताऊंगा कि सब चीज़ों पे आप क्लासरूम में उस इशूज पे सारी बात होंगी कि देखो ये प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट है, मेंस के लिए ये फैक्ट है, आप नोट डाउन करना चाहो, लिखना चाहो, आप लिख सकते हो। इसके लिए देखो, सबसे जैसे कोई भी मुद्दा आएगा तो हम उस पर होलिस्टिक अप्रोच रखेंगे कि देखो ये MSP का मुद्दा है, MSP के मुद्दे में आपसे ट्रेडिशन पार्ट में MSP कैसे दिया जाता है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट क्या क्या सोचती है इस चीज़ को लेके, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो डिस्कस। फिर MSP ना हो, इसके जगह पे और की क्या चीज़ें हो, इस पे कौन कौन सी योजनाएं लगी हुई हैं, इन सब चीज़ों पे डिस्कस। फिर इन फ्यूचर क्या चीज़ें हो सकती है, ओपिनियन क्या हो सकता है, दिया जाना चाहिए कि जैसे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर को भी एक इकोनॉमी के रूप में प्रोड्यूस कर दिया जाए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं आपको इसका डिस्कशन आपको बताता हूँ, ये ओपिनियन बेसिस साल हो सकता है इंटरव्यू में पूछा भी जाए, क्योंकि इस समय जैसे चुनाव आने वाला है, तो बाकी विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं वो इस गवर्नमेंट को किसानों के मुद्दे पे घेर रही है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप में से बहुत लोगों के प्रश्न दिमाग में था कि हमारे यहाँ आज से 5-7 साल पहले आलू 20 रुपये किलो था, आज भी आलू 20 रुपये किलो। अंकल चिप्स और लेज, आप में से बहुत लोग खाया हुआ, अंकल चिप्स और लेज 10 रुपये का उस समय था, आज होगा सकता 20 रुपये का पैकेट मिल रहा। आलू जैस का 10 और अंकल चिप्स और लेज को इतना प्रमोशन। ये क्वेश्चन बनता है ना दिमाग में, क्यों ना एग्रीकल्चर को हम फ्री छोड़ दें, एग्रीकल्चर को कम्पीट करने दें जैसे बाकी देशों में होता है। अब WTO का मुद्दा आएगा यहाँ पे कि WTO में क्यों इसी मुद्दे पर हमेशा लड़ाई होती रहती है और देशों के कि आप सब्सिडी देते हो नहीं देते हो, ये सारी भी डिस्कशन होगा। लेकिन एक सिंपल है मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों नहीं देते हैं हम एग्रीकल्चर को, ओपन इकोनॉमी से क्यों नहीं जोड़ देते।
ओपन इकोनॉमी से इसलिए नहीं जोड़ सकते एग्रीकल्चर को, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि इकोनॉमी को इसलिए हम नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे बहुतायत जो जनसंख्या है इस पे आश्रित है। और ये सबसे है कि अगर इसको हम ओपन रखेंगे ना तो हमारे यहाँ होगा क्या कि एक इकोनॉमी टूट जाएगी हमारी। बहुत देशों में 20 से 30% आबादी ही कृषि पे आधारित होती है। उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो किसानों के लिए ओपन इकोनॉमी छोड़ दी है। हम नहीं छोड़ सकते। हम पहले, हमारा पहला प्रायोरिटी होगी, आपसे इंटरव्यू में कभी भी क्वेश्चन आप जाओगे तो पूछ लेगा कि हम इकोनॉमी को क्यों नहीं फ्री छोड़ सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, क्यों बाकी देशों की तरह हम लोग भी करें, क्यों ना किसानों को वो फायदा दिला सकें। बेचारे किसान भी नहीं समझते हैं कि क्यों गवर्नमेंट ऐसे क्यों करती है। उतने का वो चिप्स उतने का मिल रहा, दलिया का पैकेट उतने का मिल रहा, दाल उतने की मिल रही, हम लोग को खाली 15-17 रुपया मिलता है, क्यों ऐसा होता है। उनके भी दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। लेकिन सबसे पहले हम नहीं कर सकते हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा, अधिकतर जनसंख्या उस पर आश्रित है, कम्पीट नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारे खरीदार कितने परसेंट हैं, खरीदार अगर देखो जो पैसे देने वाली जनसंख्या 40% है जो देती है, और उनमें से भी 40% टैक्स नहीं पे करते, 3 से 4% टैक्स पे करते हुए दिखते हैं। तो जब ये परिस्थिति बदलेगी, मतलब 80 ये जनसंख्या 40% एग्रीकल्चर पे आ जाए, टैक्स के दायरे हमारे बढ़ चुके हों, और उसके बाद हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है काफ़ी ऐसी हो जाए कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में सक्षम होने लगे, तब हम इकोनॉमी को एग्रीकल्चर के पास खोल दें। जब इंटरव्यूअर को आप ये जवाब दोगे तो ये समझेगा कि इकोनॉमी की चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने समझ रखा है। एक होता है ना कि कहा जाता है कि नहीं, कि पॉलिटिकल जवाब होता है कि अरे नहीं सर ये तो सच में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये ऐसा नहीं, तो तुरंत आपको क्रॉस कर लेगा क्योंकि आप समझे नहीं कोई इस चीज़ को, आपको चीज़ें समझ, क्योंकि कोई बेवकूफ़ नहीं है कि इकोनॉमी को क्लोज करना है, क्योंकि जान रहा है जनसंख्या इतनी ज़्यादा उस पर आश्रित, हम खोल देंगे तो अराजकता फैल जाएगी, सबको नहीं संतुष्ट किया जा सकता। तो इसलिए उनको एक सब्सिडी माध्यम से, एमएसपी के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से उनको बस लेके चलना है हमें, कि उनको भी वो चीज़ें मिलती रहें। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देते हैं, इसको बढ़ावा देते थे, जब इसकी दायरा बढ़ जाएगा तो हम आने वाले समय में उसको खोल देंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें वर्ड आप सुनते रहे होगे इकोनॉमी में, तो ये सभी चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे, कैसे होता है, क्या करते हैं। तो सारी चीज़ें आपको होलिस्टिक चीज़ों में ही रहेगा। किसी मुद्दे के बारे में हम ऐसे भी डिस्कस करेंगे कि हम इस पे क्या हमारी पॉइंट ऑफ व्यू रहे। जैसे अब एग्रीकल्चर को लेके, जैसे कृषि वाली जो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस, हो सकता है मेंस में कभी आपको क्वेश्चन मिले तो आप आराम से लिख सकते हो इस चीज़ों पे कि क्या क्या हमारे दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या हो सकता है। क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो क्षेत्रीय इकॉनमी पे भी हम प्रॉपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे गए भी नहीं। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हम पहले इस चीज़ को बढ़ाएंगे, तब फिर हम इसकी इकॉनमी खोलेंगे, तब जाके किसानों की और कृषक की समस्या तब जाके सॉल्व होती हुई दिखेगी। कितने कल्याणकारी योजनाएं, इसमें अधिकतर किसान और एजुकेशन और हेल्थ पे ही चली जाती है। ये 3 सेक्टर है, हेल्थ, फार्मर और ये आपका एजुकेशन, इस पे कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। और उसमें भी जैसे हेल्थ है और इन सब चीज़ों में महिलाओं को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, वीकर सेक्शन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। इन सब चीज़ों को लेते हुए काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे पूछा जाता था, क्यों ऐसा किया गया है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो मुद्दा है, ये इस पर क्या आपका रुझान है, महिला सशक्तिकरण, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। कैसे आपका सोच होना चाहिए, इस पर कौन कौन सी बिंदुएँ होनी चाहिए, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही डिस्कस होती है। तो आप लोग को कोई भी प्रश्न होगा ना, आप खुल के बात करना इस पे, क्योंकि मैं सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप बात करोगे ना तो इससे मुझे भी को भी आप लोग से कुछ सीखने को मिलेगा। कभी कभी चीज़ें होती है ना कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ या जो चीज़ कह रहा हूँ या जो चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आपके कोई इनपुट ऐसे आ जाए जो सबको फ़ायदा कर जाए। तो ये सब चीज़ें हैं उस पे, उस टॉपिक पे, उस चीज़ पे हम लोग की जो तैयारी होगी, जो हमारा एक होता है ना कि मंडे के दिन से सुबह 11:30 बजे हमारी ट्रेन चलेगी, खुलेगी एक जर्नी के लिए। आप में से जितने भी यात्रीगण हैं बैठ भी सकते हैं। हाँ, आपको उसमें सब कुछ मिलेगा। आपको मतलब एक होता ना बीच बीच में आपको हंसी मजाक भी चलेगी, आपसे बात भी होगी, आपको चीज़ें बताई भी जाएगी और आप सबको फोकस करके जाएगा।
कि हम चले तो हमारा चलने का पहले दिन हम पॉलिटिव चलेंगे, तो हम ये कहेंगे कि हम चलते हैं संसद की तरफ, संसद क्या करती है, किन किन चीज़ों पे हमें क्या क्या अधिकार दे रखी है, अधिकार देने के प्रति उनके क्या उद्देश्य थे, हम आज उस चीज़ को ले पाए हैं नहीं ले पाए हैं। हमारे कर्तव्य, हम अधिकारों की बात तो पहले करते हैं, हम कर्तव्य को भूल के पीछे छोड़ चुके हैं। हम आज भी संविधान से नहीं गवर्न होते हैं। हमारे देश में कितने भी चीज़ें, जो इकॉनमी देख लो, सब चीज़ें, संविधान खाली प्रशासन चलाने का एक कुंजी भर रह गया। हमारे घर में देखो संविधान से हम चलते हैं नहीं चलते हैं, हम नैतिक शिक्षा से, धर्म की किताबों से गवर्न होते हैं आज भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हम आज संविधान के तरीके से नहीं चलते हैं। आप अपने घर में जाते होगे, जैसे बड़े छोटे भाई हों, छोटा भाई होगा कि भैया मुझे यहाँ जाना है, ये दोस्त के साथ जाना है, नहीं जाना है, चल घर में पढ़। आप उसके अधिकारों का उल्लंघन तुरंत किए हैं। तो हम क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि हमको उसका प्रोटेक्शन है, हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो दोस्त है, ये बाहर के देश में जाओगे राइट से चीज़ें होती है, हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा से चीज़ें चलती है, हम धर्म की चीज़ों से चलते हैं। पुरानी चीज़ों को जो दिमाग में भर पड़ी, हम उससे चलते हैं। आज भी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं जाना है, बहन होगी कहे कि भैया यहाँ जाना है, फ्रेंड की शादी है 9 बजे, कहीं नहीं जाना, चल घर में, ये कहोगे। तो ये सब चीज़ें क्या है? अब हम किस चीज़ से चल रहे हैं? हम तो अधिकार की किताब में पढ़ देते हैं, लेकिन हम उसको अपनी डेली यूज में नहीं चलते। आज भी नहीं होती है। गवर्नमेंट देख लो, खाली जो कागज की फाइलें होती हैं वही खाली संविधान और बाकी चीज़ों से, नियम कानून से चल रही है। हम ये सब चीज़ को नहीं लेके चलते हैं। रोड की नियम से लेके घर के किचन तक, ये सब चीज़ उसी आधार पर चल रही है, पुरातन स्टाइल। तो तरीका ये है कि हम इन सब चीज़ों को, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग देखो अभी फील करोगे ये चीज़ जो मैंने बोला है, आप फील करोगे कि ये सब चीज़ें स्वाभाविक है, सही भी है, हम नहीं उससे चलते। तो ये सब चीज़ें कैसे हम इस पे डिस्कस करेंगे, क्या है, तो कभी कभी भाइयों के, बहनों के अधिकारों को भी देखना होता है कि नहीं ठीक है चलो, उसके लिए कुछ ऐसे, चलो मैं भी साथ चलता हूँ, छोड़ के आ जाऊँगा, फिर जब होना हो तो कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें लेके चलना हो, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी जो जर्नी रहेगी, यात्रा रहेगा, ये सारे ऐसे घर के भी मुद्दे डिस्कस होंगे, समाज के भी मुद्दे डिस्कस होंगे, देश के मुद्दे होंगे, विदेश के भी मुद्दे डिस्कस होंगे। मतलब आपको सब कुछ तरीके की चीज़ों को, मतलब ये दिखाया जाएगा कि आप इस पे क्या सोचो, ना सोचो, कैसे रखो। मतलब आप जब निकलो यहाँ से तो चीज़ें कंप्लीट पैकेज के रूप में आप निकलो, लगे कि नहीं आपने कुछ लिया है। ऐसा नहीं कि बस आपको नोट्स बता दो, चीज़ें बता दो, उसके बाद आप जाके फिर उसी भेड़ चाल में लिप्त हो जाओ। कम से कम आप यहाँ से निकलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा सबसे पहली चीज़ कि मैं वो चीज़ आपको दे पाया, समझा पाया, ठीक है। और अब इनमें से आप लोगों में से कोई कुछ पूछ सकता है, जानकारी अगर कुछ भी क्वेश्चन दिमाग में हो या कुछ। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आईएएस बनता है किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी पोस्ट पे जाके वो बैठ जाता है, ठीक। ऐसा तो नहीं कि फंड मिला वो लेके जैसे कहीं भी जाके हाथ पे रख के ऐसे से वो उड़ाने लगे, इस तरीके से होगा नहीं। तो सबसे पहली चीज किस कुर्सी पे बैठा है और किस कुर्सी के लिए फंड अलॉटेड किया गया है। आईएएस जैसे मैं सेलेक्टेड हूँ, मैं आपके सामने एज अ टीचर सामने गाइड के रूप में खड़ा हूँ। मेरी अभी पोस्ट वो नहीं है, मैं आपका दोस्त हूँ, बड़ा भाई हूँ, आप जैसे भी ट्रीट कर लो, मैं भी उस पोस्ट पे हूँ ही नहीं। वो बात अलग है, मेरे पीछे वो 3 अक्षर चिपक गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जब उस जगह मैं कुर्सी पे बैठूंगा ना, उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे पहली चीज़ होती है कि उस डिस्ट्रिक्ट की जो मेजर समस्याएं हैं, वो मेजर समस्या 3 तरीके की होती है। समस्या एक होता है कि त्वरित रूप से हमें निदान उनका करना है, एक होता है फ्यूचरिस्टिक, हम सोचेंगे उस पर। किसी भी कानून को, किसी भी तरीके की चीज़ों को चलाने के लिए हमारा 2 अप्रोच होते हैं। एक होता है कि हम त्वरित निदान किस स्तर पे करें,
हम फ्यूचर में लिए ऐसे कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ दें जिससे उस तरीके की समस्याएं भविष्य में फला फला टॉपिक पे ना आए। तो जो आपको पैसे मिले होते हैं तो पहले वहाँ की उस जिले की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो बहुत तत्कालिक समस्याएं हैं कि इसको तुरंत सॉल्व करना है, हमारी जो फंड होगी उसके लिए एक तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके वहाँ की सोसाइटी कैसे चलती है, लोगों के सोच कैसे हैं। अब जैसे अब ये कहो कि राजस्थान में तुमको बाड़मेर जिला मिला हुआ है, जानते पूरा रेगिस्तान भरा पड़ा है। अब कह दो कि वहाँ समस्याएं वेजिटेशन की प्रॉब्लम है, अब सारा पैसा थोड़ी ना उसमें पानी में बहा दोगे। तो अब उसके लिए कैसे करोगे, किस तरीके की खेती करना है, क्या करना है। टेक्नोलॉजी जो सबसे अच्छा मॉडल है विश्व में या देश में, रेगिस्तान पे खेती कैसे की जा सकती है, तो उसके लिए हम उस मॉडल को अपनाएंगे। वो भी चीप एंड बेस्ट हो तब अपनाएंगे कि नहीं पूरे पैसे उसी में लगा दें। हर मुद्दे पर सोचना होता है कि मॉडल, चीप एंड बेस्ट तरीका, तत्कालिक निदान करने वाले इशूज़, ठीक, उसको करने के पीछे हम कौन सी ऐसी टीम बनाएं, चीज़ें जो हम करने जा रहे हैं उसका समुचित लाभ उस वर्ग को मिल सके, वो सारे मुद्दे पे हम एक प्लानिंग करते हैं और उसी मद में ले जाके पैसे को लगाते हैं। और लगाने के बाद, आज डेट में नहीं होता, लगाने के बाद किसी मुद्दे पे, किसी भी मद में पैसे लगाने के बाद उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो चीज़ें वाकई उस तरीके से चल भी रही हैं, नहीं चल रही हैं, ये उसका भी एक प्रश्न बनता है। तो ये सारे चीज़ होता है ना कि हर जगह की समस्या ही है। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली भी एक स्टेट है और यहाँ पे भी ज़िले बन रखे हैं, तो हर ज़िले की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। फिर यूपी में जाओगे, बिहार में जाओ, और एमपी में जाओ, झारखंड में जाओ, इन सब जगहों पे जाओ, राजस्थान, गुजरात, इन सब जगहों पे जाओगे तो हर जगह, हर ज़िले की अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। उन समस्याओं को निदान करने के लिए उस समस्याओं को सूची बनती है, उस सूची में कौन प्रायोरिटी पे है, किस तरीके की चीज़ें हैं, उस मद में चीज़ों को अलॉट किया जाता है। संबंधित संस्थाएं जो उससे जुड़ी हुई हैं, जैसे पेयजल की समस्याएं हैं तो पेयजल की जुड़ी कितनी जितने ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एक्टिव हैं, स्टेट के, सेंटर के, इवन कोई और NGOs, इन सबको बैठा के मीटिंग होती है, एक प्रारूप तैयार होता है, खाका तैयार होता है, एक बजट आवंटित की जाती है। उस बजट को आवंटित करें तब वो मद में पैसे लगाए जाते हैं, फिर उसका प्रॉपर वो होता है। ये तरीका यही है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि आपसे यही चीज़ वो पूछना चाह रहा है कि आपकी प्लानिंग क्या है किसी चीज़ को लेके। ऐसा नहीं कि सर पहुँचेंगे हेल्थ पे पूरा जेनरिक दवाई बंटवा देंगे। अरे ज़बरदस्ती बंटवा दोगे, ज़रूरत है ये नहीं, ज़बरदस्ती क्यों बंटवा दोगे यार, ये थोड़ी ना होता है। देखो हेल्थ में भी दो तरीके की समस्याएं हैं। हेल्थ में है संक्रमण, एक होता है जैसे गोरखपुर एरिया में जो बुखार चलता रहता है, ठीक, तो एक हेल्थ की समस्या भी किस तरीके की समस्या है, वो बहुत पहले की समस्या बनी पड़ी है, बहुत छोटी मोटी, जैसे डेंगू जैसे आ गया, चिकनगुनिया आ गई, इस तरीके से। मतलब इस हेल्थ में भी तरीके के इश्यूज होते हैं। एक होते हैं कि बहुत लंबा चल रहा है, लंबा चला तो सेंटर से भी मदद लेना होता है, स्टेट से मदद होता है, कॉल होती है, क्योंकि इतना भी फंड उनको नहीं मिल रहा। मतलब एक DM या DC जो होता है, IAS ऑफिसर जो होता है, उसके पास अगर अच्छा जिला है, 20 लाख 25 लाख की आबादी का जिला है, उसको कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्च करने का अधिकार रहता है एक महीने में। वो 200 करोड़ रुपया खर्च करता है, हाँ 200 करोड़ रुपया एक महीने में खर्च करता है। वो कैसे होता है, उसमें आप ये मत सोचो कि कितना हिस्सा आपका है अब ये ना कर पाओगे आप लोग। हाँ, तो उसमें है क्या कि जैसे 200 करोड़ रुपए में, तो वो कैसे पैसे होते हैं, उस जिले का सांसद निधि, विधायक निधि, ये सब पैसा DM और DC के खाते पे ही रहते हैं, वो वही साइन करेगा तभी ये निकाल भी पाते हैं। ऐसा नहीं है कि विधायक जी अटैची लेके पहुंचे और निकल के चल दिए कि नहीं हम खर्च करेंगे अब, तो ऐसा नहीं होता। वो DM के हस्ताक्षर के बिना वो पैसा छू भी नहीं पाएंगे। वो सारे पैसे, होता ना कि वास्तविक कार्यपालिका जो होती है आपकी, स्थायी जो कार्यपालिका है, वो यही अधिकारी होते हैं। इन्हीं राष्ट्रपति से इनको प्रशस्ति पत्र, आप जब बनोगे IAS IPS जब बनोगे तो राष्ट्रपति महोदय बुलाएंगे,
27, 28, 29, 30, 31 जनवरी को ही आप लोग मीटिंग होती है, प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं और बाकायदे डिनर भी करते हो आप। तो ये सारा चीज का प्रसिद्ध तो ये होता है ना, इनको कहा जाता है कि राष्ट्रपति के मद से वो पैसा होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आप बने हुए हो, वही अपॉइंट करते हैं, उन्हीं के हस्ताक्षर से आप पहुंचते हो। तो जब पहुंचते हो तो उस जिले का कोई भी विकास कार्य हो, किसी भी तरीके का विकास कार्य, हर तरीके का पैसा आपके साइन के पहले नहीं निकल सकता, कोई व्यक्ति निकाल ही नहीं सकता। इंडियन स्टेट में, भारत के प्रत्येक राज्य में ये चीज़ है। कश्मीर की चीज़ें थोड़ी सी अलग है। इंडियन जो भारत के जो राज्य हैं, चाहे पुलिस प्रशासन की समस्याएं हो, उसके पैसे के लिए हो, चाहे इवन किसी तरीके के वो जो, बिना डीएम और डीसी के साइन के पैसा बाहर निकलेगा ही नहीं। वो पूछ सकता है ये क्या है, क्यों कर रहे हो, चीज़ों को बदलवा भी सकता है। अगर व्यक्ति विशेष यहाँ पे आता है, कुर्सी तो आईएएस की है ही, व्यक्ति विशेष अलर्ट है, तो 2 मिनट में उनको, एक होता है ना कि उनको ऊपर से नीचे उनको नाप भी सकता है 2 मिनट में, ये गलत है, नहीं होने देंगे, या करना है तो इसको इस तरीके से करो, तभी पास भी करेंगे। तो कभी कभी इसे फाइट भी होती, देखते हो 2 महीने 3 महीने में कोई अधिकारी चला गया, ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, वो इन्हीं सब चीज़ों पे होता है। तो हेल्थ इश्यूज में भी काफ़ी चीज़ें बनी हैं, उनमें भी हम सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं। फिर उस हेल्थ इश्यूज के लिए आप खुद ही तो नहीं जाके करोगे वो काम ना, तो संस्थाएं जो बन रखी हैं, स्टेट मशीनरी की संस्थाएं, सेंटर की संस्थाएं, इवन इन दोनों गवर्नमेंट के द्वारा जो एनजीओ प्रमोटेड किए गए हैं, जो काम करते रहे हैं, कोई भी और भी संस्थाएं, स्थायी समूह है, कोई भी चीज़ है, स्वयंसेवी समूह है, इस तरीके की जो चीज़ें, उनको भी आदमी इंट्रोड्यूस करता है, उस सारे को बैठा के मीटिंग होती है, बजट आवंटित होती है, फिर उसके लिए वो काम स्टार्ट किया जाता है। इसका यही प्रोसीजर है, चाहे कोई भी तरीके हो, उसका तरीका यही है। तो इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही लहजे से जवाब देना होता है, तो वो इंटरव्यूअर भी सोचेगा कि व्यक्ति पहले से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ अच्छे से जान रखा है, उसको पता है टेक्निक क्या है, तरीका क्या है, करते कैसे हैं। नहीं कि ऐसा नहीं कि रॉबिन हुड की तरह आएगा, नहीं सर हेल्थ का होगा तो पूरा पैसा उठा के हेल्थ पे पटक देंगे और काम हो जाएगा, आप चिंता न करें। कोई ऐसे देता है कि जैसे अगर हेल्थ सही नहीं है तो वो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता। अगर सिंपल एक वर्ड में ऐसा बोलता है, देखो ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तभी अगर हेल्थ, देखो एक आप जो बोल रहे हो वो आदर्शात्मक चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चलता है व्यवहारिक पक्ष पे, कि व्यवहारिक एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा व्यवहारिक पे चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोर्ट रूम हो, या इवन को भी आप लोग जो पढ़ते हो ना बुक्स में, हम आदर्शात्मक चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं। हमारा व्यवहार होता है कि हम किसी भी चीज़ों को पीछे नहीं ढकेल सकते, हम उतनी ही चीज़ें करेंगे जितनी ज़रूरत होगी। और ऐसा नहीं है कि अब 200 करोड़ आया तो 200 करोड़ को हम खाली उसी प्रॉब्लम में जोड़ दिए, ये नहीं होता है। एक होता नहीं, एजुकेशन का अमाउंट में भी कहा ना कि 2 तरीके की चीज़ होती है, एक तत्कालिक होती है, एक दीर्घकालिक होती है। हर महीने में आपको दोनों काम करने होते हैं। तत्काल के रूप में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और दीर्घकाल में ये चीज़ें ना आए उसके लिए भी करना होता है। आप तत्कालिक चीज़ों के लिए दीर्घकाल नहीं छोड़ दोगे, तत्कालिक में पैसा आवंटित कर दोगे, उसका प्रॉब्लम अगर दीर्घकाल में कोई चीज़ और आ जाए तो उसके लिए ना आपने क्या रख दिया है। एक होता है, जैसे मैं आप नॉर्मल चीज़ें में बताता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का छोटा पार्ट आपका घर, आपके घर में आप 4-5 लोग होंगे, मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे, 5-6 लोग होंगे, कमाने वाला एक व्यक्ति होता है। एक हर महीने के लिए पैसे निकाल के रखे जाते हैं, एक कुछ बैंक में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? एक तत्कालिक, एक दीर्घकालिक, दोनों जगह। घर के एडमिनिस्ट्रेशन से सीखो, घर में ज़रूरत क्या है, हम एक लिस्ट बनाते हैं कि 1 तारीख को कौन कौन से अनाज आने हैं, सब्जी आने हैं, सब्जी के लिए इतने रुपए होंगे, दवाइयों के लिए इतने होंगे, बच्चों की फीस के लिए इतने होंगे, ये सारे चीज़ लिस्ट बनते हैं प्रॉपर। उनमें से कहीं ऊपर नीचे होता है तो फिर आदमी मैनेज करता है, फंड तोड़ता है, चीज़ें उधार लेता है कि अगले महीने में दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप लोग इवन अपने व्यक्तिगत लाइफ में ये करते होंगे। 10,000 रुपये आता होगा घर से, 15,000 रुपये आता है बहुत लोगों को, तो आपने टिफिन से लेके न्यूज़पेपर से लेके मैगजीन और सब चीज़ का लिस्ट आउट बना रखा है। कभी कभी कैग, सो कॉल्ड आपके पापा जी, भाई, बड़ा भाई, वो कैग ही हैं आपके, पूछ देते होंगे खर्च कैसे हो रहा है, तो पूछते होंगे कि खर्च कैसे कर रहे हो आप, तो वो लिस्ट भी बनवा लेते होंगे। तो आपसे पूछते होंगे कि
रूम रेंट कितना है, बिजली का कितना देते हो, पानी का कितना देते हो, मैगजीन में कितना जाता है। कभी कभी ये होता है अबे इसमें इतना पैसे कैसे दे दिया तुमने। तो ये सभी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ होती है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीज़ें हैं आपने छोटे यूनिट परिवार से सीख सकते हो, अपने आप से सीख सकते हो, उसी तरीके लिस्ट आउट होता है। और पूछो, और कोई चीज़ किसी को है? देखो जो जिन 3 मुद्दों का तुमने नाम लिया है, रोहिंग्याज का समस्या वो इंटरनेशनल इश्यूज में है, ठीक है। तो उसका थोड़ी हिस्टोरिक है, ठीक है, वो हिस्ट्री से ऐड हो रहा। जैसे बता रहा हूँ तुम्हें कि ये जो मुद्दे जो तीनों तुमने बताया ना, इसमें 3-4 टॉपिक जुड़ रहे हैं इसमें। इंटरनेशनल इश्यूज, जब तुमको वो मुद्दा आएगा ना, तुमको वो सब चीज़ों को उसी तरीके पॉइंट में जब बताऊंगा ना तुम्हें कि इंटरनेशनल इशू, इसके पीछे रोहिंग्या के पीछे उनकी व्यक्तिगत चीज़ें और ये समस्या कब से जुड़ी हुई है, उनकी क्या सोच है, इंडिया क्या सोचता है। इंडिया सोचता तो इंडिया का उसमें 2 व्यू आता है। एक इंडिया का जो एक होता है ना कि बड़े भाई वाली भूमिका का एक होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का अप्रोच। पॉलिटिकल पार्टी भी रोहिंग्या की समस्या के साथ खेलती है कि हमें प्रमोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बुलाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों को लेके है। तो उस मुद्दे पे तुमको उस तरीके से, सबरीमाला का भी हो गया, वो उसी तरीके से होगा डील। आपको जब भी ये होगा ना, तो आपको वो सारी चीज़ उसी तरीके से ही बताई जाएगी पॉइंट करके। तो देखो यार, इसमें जो है रोहिंग्याज ये थे, ये म्यांमार इन सब चीज़ों से रहे, बांग्लादेश और ये सारी चीज़ें इस तरीके से। फिर भारत के साथ इनका क्या जुड़ाव था, भारत की सोच इस पे क्या है, म्यांमार क्या सोचता है, बांग्लादेश क्या सोचती है, आज की डेट में इनकी वस्तु स्थिति क्या है, विश्व के समुदाय इवन क्या सोचते हैं, विश्व की और ताकतें क्या सोचती हैं कि भारत को इन तरीके की समस्याओं में लिप्त करे रखो कि जो अशांत भारत अपने आप को बनाए रखेगी। इकोनॉमी अपने, एक होता है ना कि जब आपकी तरफ, आपकी चारों तरफ आपको समस्या बनी रही तो आप पढ़ाई थोड़ी ना कर पाओगे, विकास कार्य थोड़ी ना कर पाओगे। तो समस्याओं को प्रमोट करो। तो वर्ल्ड ताकतें ये करती हैं, वर्ल्ड ताकतें इवन अपने न करें, दूसरे देश से कह दें कि मैं तुमको 70 बिलियन दे रहा हूं, तुम ये काम करवा लेते रहो। तो ये सारी चीजें होती, टैकल करना होता है। जैसे होता है तुम्हारा दोस्त करा कि अरे फला व्यक्ति तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, उसका प्रीलिम्स निकल जाए, चलो यार उसको डिस्टर्ब करके दिखाते हैं। ये सब टेक्निक है, आप जानते हो, अपने व्यक्तिगत लाइफ में आप लोग यूज करते हो। वही सब चीज़ विदेश लेवल में तो थोड़ी ना होता कि उनके दिमाग में जाते मंत्री बनते, सांसद बनते, उनके दिमाग में चिप ठूस दी जाती है कि लो अब ऐसे ही काम करो। वो भी वैसी तरीके से होते हैं जैसे आप होते हो। आप भी इरिटेट होते होगे, आपको भी टेंशन होती होगी, आप भी ईर्ष्या रखते होगे, तो सब चीज़ ऐसे ही होती है। उस मुद्दे पे जब आओगे ना, उस मुद्दे पे स्वाभाविक है कि शायद 10-12 क्लास के बाद इस मुद्दे पे तुमको डिस्कस करने को मिलेगा और ये सारी चीज़ें आएंगी उस पर, उसको भी उसी मुद्दे के तरीके से देखोगे, ठीक है। तब जब ऐसे आएगा तो फिर वहाँ पे रोहिंग्याज एक समूह है, गुट है, पूरी चीज़ें हैं, उसमें व्यक्तिगत अधिकार के बारे में होता है। संविधान में आप आते होगे तो मूल अधिकार में चीज़ें मिली होती है, भारत के नागरिक के लिए, भारत के निवासी के लिए अधिकार। तो अब इस पे क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि निवासी और नागरिक के अधिकार तो उनके लिए क्यों नहीं आएगा ना। ये सभी चीज़ें जो प्रवास करते हैं, जो पलायन करके आते हैं, उनके अधिकार, ये पॉलिटी से रिलेट हो रहा है। करंट का न्यूज़ है, ये पॉलिटी पे आएगा। तुरंत क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो पलायन करके व्यक्ति आ रहे हैं तो उनके लिए कौन कौन से अधिकार इनमें से हैं, नहीं है, क्या है, टिक लगाओ, कूट भरो, सब क्वेश्चन ऐसे। ये ऐसे ही चलती है, पॉलिटी से लिंक होगा, ज्योग्राफी से होगी, सारी चीज़ें ऐसे होगी। आप कुछ पूछना चाह रहे हो? क्या जल्लीकट्टू जो वो उनका, हाँ समझ लो, पक्का जोड़ा जा सकता है। देखो सबसे बड़ी चीज़ है ना, किसी भी, देखो इस सबसे पहले ना, देखो जैसे ये मुद्दा आया, जल्लीकट्टू क्या चीज़ है, कोई न कोई पशु से जोड़ के वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उसके पीछे एक ट्रेडिशन है हमारा, ठीक, हम उस ट्रेडिशन से अपने आप को जोड़ रखे हैं, ठीक।
तो जोड़ रखे हैं, तो उसके जो व्यक्तिगत और धार्मिक अधिकार है वहाँ के, उसके भी मुद्दे होंगे। प्लस कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि पशुओं के तरीके से क्रूरता हो, उन संस्थाओं के भी व्यू देखेंगे, संस्थाएं कौन कौन सी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस पर किया, वहाँ की स्टेट पार्टी जो एक दो पार्टियां हैं वो गवर्नमेंट से क्या बोल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रुझान है, ठीक है। फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एथिक्स की चीज़ें, यही सब मुद्दे तो उसी तरीके से होगा, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? यार मैं सोचा तो काफ़ी क्वेश्चन पूछोगे आप लोग। बैठ के पूछो। तुम कोई ऑप्शन में बताओ, मैं बताता हूँ। जैसे ज्योग्राफी में आ गया कि ये भूतलों पर क्या हो रहा है, ये तो करंट में कैसे रिलेट करेंगे, मतलब करंट की तो आपने बता दी है कि ये चल रहा है इस घंटे में, और क्या चीज़ इसमें? देखो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे ज्योग्राफी में तुमसे बताया ना, अर्थ में आता है वो, किसी में तुम जाओगे ना, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि करंट में जैसे है कि गवर्नमेंट को देख रहे होगे कि गवर्नमेंट जितने भी इतिहास पुरुष हैं या इवन आज़ादी के कराने में भारत का बहुत योगदान दिया है, उनके शताब्दी वर्ष, 75वां वर्ष और इस तरीके से मनाया जा रहा है। तो इनके थीम को, इनके आदर्शों को लेके मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, इवन इन्हीं की चीज़ों को लेके आपको ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ दें, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। ज्योग्राफी में है तो ज्योग्राफी में जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने घोरामारा आइसलैंड अभी करंट की न्यूज़ में था, हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, ये आज से 10 दिन पहले करंट की न्यूज़ में था। इस बार इसके प्रीलिम्स में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ये है बे ऑफ बंगाल में, आपके है बंगाल, वेस्ट बंगाल के पास में ये। तो घोरामारा आइसलैंड में ये था कि 1995-96 के समय में इसका जो क्षेत्रफल था 8 स्क्वायर किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल था। आज की डेट में ये 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर में इसका हो गया। इसमें काफ़ी वेजिटेशन और काफ़ी कुछ चीज़ें जो विलुप्त जानवर हैं, ये सब विलुप्त होते चले जा रहे हैं। पलायन की समस्या ये हो गई कि लोग वहाँ से उठ के केरल, चेन्नई जैसे जगहों पे जा रहे हैं। तो ये सब न्यूज़ में, अब ये सब चीज़ों से आपको जल स्तर, इन सब चीज़ों पे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ सकता है, इन्वायरमेंट में पूछ सकता है। तो ये सब तरीका यही है कि इसी तरीके से वो क्वेश्चन पुट करते हैं, रिलेट कर देंगे किसी चीज़ों के साथ, किसी एक टॉपिक को कर देंगे। यूपीएससी यही करती भी है आपके साथ। देखो यार 45 दिन में मैं तो यही करूँगा। सबसे पहली चीज़ उसमें देखो, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि पुराने करंट अफेयर्स के चक्कर में इतना नहीं रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ, करंट का जो एरिया यूपीएससी पूछती है आपसे, अक्टूबर से लेके मार्च तक की चीज़ों को ज़्यादा पूछती है, 60%। 40% ये पीछे की चीज़ों को पूछती है। तो इसलिए अप्रैल वहाँ से लेके वहाँ तक चलने में वो जो 40% मैंने लिख रखा है ना, उसमें से 35% जो चीज़ें हैं इसमें का 40% में 95% चीज़ें इसकी आप कंप्लीट आपकी रहेगी। 5% जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, 2 साल 4 साल पहले कुछ हुआ हो तो उसके साथ वो अटैच कर ले, ये चीज़ हो सकता है। उस 5% के चक्कर में करंट अफेयर्स का दायरा इतना बड़ा है कि जैसे सूरज उदय होता है, उसकी किरणें जहाँ जहाँ पहुँचती वो करंट अफेयर्स। तो ये सारी चीज़ें